नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस के बारे में। बहुत ही बारीकी के साथ चीजों को समझाने का प्रयास करूंगा। पॉलिटिकल साइंस बीए के थर्ड सेमेस्टर में अगर आप हैं तो आपको पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया पढ़ना होता है और अधिकतर विश्वविद्यालयों में जो आपका पेपर होता है वो अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय फॉर्म में होता है, यानी कि लिखने वाली टाइप परीक्षा होती है। इसी बीच आपके कई विश्वविद्यालय के पेपर हुए हैं, लेकिन राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय या फिर और कई विश्वविद्यालय की परीक्षाएं बाकी हैं। उन सभी के लिए लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण है। खास करके 26 तारीख को हो सकता है ये राम मनोहर लोहिया में पेपर पढ़े। इसके अलावा और भी तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय, राम मनोहर लोहिया, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, एमजे प्यारू बरेली रोहिलखंड, मासा कुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी एमजे प्यारू बरेली हो गया आपका, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु। ऐसे ही तमाम प्रकार के और विश्वविद्यालय जैसे कि आपका बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी, अधिकतर विश्वविद्यालय के पेपर हो चुके हैं। लेकिन जिनका भी नहीं हुआ है उनके लिए रामबाण है ये वीडियो। इससे पहले 2-3 वीडियो मैंने और दी है इसके मॉडल पेपर को लेकर के, आप उसको अगर देख लिए हैं तो आपको कहीं से कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए हम चर्चा करने का प्रयास करें। 2026, 2027 इन सभी के लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया थर्ड सेमेस्टर का ये क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व करूंगा। पूरा का पूरा पेपर ही आपको दिखाऊंगा पहले, उसके बाद पूरा पेपर मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो सबसे पहले मैं पेपर को दिखा देता हूं कि आखिरकार कौन कौन से क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए थे, ठीक है, और उसमें आ कैसे सकते हैं क्वेश्चन। सबकी बार कुछ मैंने अलग से क्वेश्चन भी डाल दिए हैं जो परीक्षा में आने वाले हैं, और पेपर को भी सॉल्व, पेपर आपको दिखाऊंगा पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं और उसको हल कैसे करना है। देखिए यहाँ पर आपके समक्ष पेपर आ चुका है। पेपर की क्लिप को देखिए आप, ठीक है, ये पेपर है। मैं इसको आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। देखिए पेपर ये आपका है पॉलिटिकल साइंस का बीए थर्ड सेमेस्टर का 25-26 का पेपर है। अभी ये जस्ट पेपर पूछा गया है परीक्षा में, ठीक है, और तुरंत मैं इसका सॉल्व लेकर के आ चुका हूं। राम मनोहर लोहिया के पेपर चूंकि 26 को लगा हुआ है, 25 तारीख को आप एक क्रिसमस डे के दिन इस वीडियो को देख पा रहे होंगे, ठीक है। वैसे इसमें 2 घंटे की परीक्षा होगी आपकी, 75 नंबर का पूर्णांक होगा। पेपर 3 खंडों में बटा हुआ होगा, खंड आ, बा और सा। खंड आ की अगर बात की बेटा तो लघुत्तरीय प्रश्न, सॉरी अति लघुत्तरीय, खंड बा से लघुत्तरीय, खंड सा से दीर्घोत्तरीय टाइप के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। क्लियर। अति लघुत्तरीय प्रश्न जो पूछे जाएंगे उनके बारे में चर्चा करते हैं कि आखिरकार वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को कैसे हल करना है। यहाँ पर निर्देश आपको दिया गया है कि अटेम्प्ट ऑल 10 क्वेश्चंस, यानी आपको 10 प्रश्नों में से 10 के 10 प्रश्नों का उत्तर लिखना है। ईच एवरी शॉर्ट क्वेश्चंस कैरीज 2 मार्क्स, यानी 2 नंबर का एक प्रश्न। वेरी शॉर्ट आंसर आर रिक्वायर्ड नॉट एक्सीडिंग 75 मार्क्स, मतलब की वर्ड्स, यानी आपको 75 शब्दों से अधिक नहीं लिखना है। यानी कहने का मतलब 75 शब्दों की सीमा दी गई है। सभी 10 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक अति लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर 2 अंकों के हैं। अधिकतम 75 नंबर, मतलब 75 अंकों में आपको लिखना है। 20 नंबर यहाँ से मिलेंगे। तो देखिए ये अति लघुत्तरीय प्रश्न है जिनको आपको 2 पेज, मतलब एक पेज में 2 आंसर बड़े आराम से आप निपटा दे सकते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न है, राइट द डेफिनेशंस गिवन बाय अब्राहम लिंकन रिगार्डिंग डेमोक्रेसी। अब्राहम लिंकन के द्वारा प्रजातंत्र के बारे में दी गई परिभाषा लिखिए। तो अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उन्होंने ही कहा था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा दिया गया शासन होता है, किया गया शासन होता नहीं। लोकतंत्र क्या है? जनता का, जनता के द्वारा, जनता के द्वारा किया गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन साहब ने इस बात को कहा था, ठीक है। तो मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा। जैसे मैंने आपको वैसे बता दिया, और भी मैं चीजों को समझाऊंगा इसमें, ठीक है। परेशान नहीं होना है। सब क्वेश्चन बहुत ही बारीकी के साथ मैं आपको बताऊंगा। यक्को क्वेश्चन आपके परीक्षा में छूटे ना। राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय वालों, वीडियो में अगर आए हैं तो अंत तक देख लीजिएगा, क्योंकि इससे बेटर वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं पर नहीं मिलने वाली है। शुक्ला स्टडी पॉइंट, मैं चूंकि आपका यहीं से हूं, अवध प्रांत से ही हूं, गोंडा से ही बिलोंग करता हूं। मैं आपको ऐसा चीजें बताने वाला हूं कि कल की परीक्षा में सीधे तौर पर चीजें आपके आ जाएंगी। तो कहीं पर भटकना नहीं है। पिछले 7 सालों से मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। 2017, 18, 19, 20, तो 4 साल है होगा, और 6 साल ही जोड़ लो, 5 साल, 4, 5 कितना हो जाए आपका? कम से कम मान के चलो कि 7-8 साल होगा हमें पढ़ावत लिखावत, ठीक है, और बीए के क्षेत्र में। दूसरा, राइट ऑफ पॉलिटिकल डायमेंशंस ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र के राजनीतिक आयाम के बारे में लिखना है आपको। तीसरा प्रश्न है, राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम। बहुदलीय प्रणाली की 2 विशेषताएं लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे आ सकता है, डिफाइन रिलीजन। धर्म को परिभाषित कीजिए, और धर्म की क्या भूमिका है राजनीति में, इस संदर्भ में हम धर्म को परिभाषित करेंगे। व्हाट इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। स्थानीय स्वशासन क्या होता है, इसके बारे में बताएं।
स्थानीय स्वशासन की बात की है, जैसे कि आप ग्राम पंचायतों का गठन की बात करते हैं, नगर पंचायत, क्षेत्र पंचायत, उन सभी के बारे में। 73वां और 74वां संविधान संशोधन इससे रिलेटेड है। अगला है आपका डज एथनिसिटी इफेक्ट आवर सोशल लाइफ्स। क्या जातीयता हमारे सामाजिक जीवन को प्रभावित करती है? बिल्कुल प्रभावित करती है। और कैसे करती है इसको मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, व्हाट आर द 4 क्लासेस ऑफ कास्ट। जाति के 4 वर्ग है, मतलब जाति के 4 वर्ग कौन कौन से हैं? जाति के 4 वर्ग होते हैं, वो कौन कौन से, उसके बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, यानी चुनावी सुधारों का महत्व बताएं। और चुनाव में सुधार जो होते हैं उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों होना चाहिए चुनाव में सुधार। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, राइट द मेन पॉइंट्स ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ। दल बदल विरोधी कानून के मुख्य बिंदु क्या है, लिखिए। दल बदल कानून से संबंधित जो अनुसूची है उसका नाम है 10वीं अनुसूची दल बदल कानून को रिलेटेड है। जैसे मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति भाजपा में है, कोई सांसद, और वो कांग्रेस में चला जाए, कोई कांग्रेस का भाजपा में चला जाए, कोई भाजपा का सपा में चला जाए, कोई सपा का बसपा में चला जाए। इस तरीके से बदलाव होते रहे हैं राजनीतिक पार्टियों में, आज से नहीं बहुत पहले से। तो ऐसे में क्या होता है कि अस्थायी मतलब पार्टी, आपने भाजपा की पार्टी चुनाव लड़ा और उसके बाद में फिर आप जो है कांग्रेस की तरफ सपोर्ट कर दिए और कांग्रेस को जिता दिए। तो कहने का मतलब ये, इससे बहुत ज्यादा नुकसान होता था, सरकारें कभी भी भंग हो सकती थी, सरकारों को अस्थायित्व तो नहीं प्रदान हो पाता था, इसीलिए इसको लेकर के बड़ा जबरदस्त कानून बनाया गया। लेकिन आज भी आप देखते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव पारित करके लोकसभाओं को भंग किया जा सकता है। आगे देखते हैं, 10वां प्रश्न है, व्हाट इज करप्शन। भ्रष्टाचार क्या है। तो ये 10 प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, अति लघु उत्तरीय के लिए। अब लघु उत्तरीय में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, यानी खंडवा में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इससे पहले मैं 3 पर्चे और सॉल्व करवा चुका हूं, अगर 2 पर्चे अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। ये तीसरा पर्चा है इस साल का जो मैं सॉल्व करवा रहा हूं। यहाँ पर कह रहा है कि इन्हीं 2 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं लघु उत्तरीय के। प्रत्येक लघु उत्तरीय प्रश्न जो है आपका 15 नंबर का है। अधिकतम 200 शब्दों में आपको लघु उत्तरीय प्रश्नों को उत्तर को लिखना है। राम मनोहर लोहिया में 150 शब्द में बोला जाएगा और 4 क्वेश्चन आपको लिखने के लिए बोला जाएगा। प्रश्न आप देखेंगे, यही प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं। डिस्कस द रोल ऑफ विलेज पंचायत इन इंडिया। भारत में ग्राम पंचायतों की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो कि ग्राम पंचायतों के बारे में 73वां संविधान संशोधन रिलेटेड है, मैं इसके बारे में विस्तार से आपको बताऊंगा। इम्पैक्ट द कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। भारतीय राजनीति में जाति का क्या प्रभाव है। बिल्कुल, बिना जाति के प्रभाव से भारतीय राजनीति सफल ही नहीं हो सकती। मतलब जाति का बहुत अधिक मात्रा में प्रभाव रहता है, चाहे टिकट के बंटवारे में हो, चाहे जो है वोट देने के चक्कर में हो। ठीक है, अगला, व्हाई इंडिया इज कॉल्ड एज अ क्वासी फेडरल स्टेट। भारत को अर्धसंघीय राज्य क्यों कहा जाता है। भारत को अर्धसंघ इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर केंद्रीय मतलब एक जो केंद्र यहाँ पर पावरफुल भी है और यहाँ पर जो है संघात्मक ढांचा भी है, राज्यों को उनका अधिकार भी दिया गया है। यानी कि ये ना तो पूर्ण रूप से संघ में है, ना ही पूर्ण रूप से एक प्रकार से ये राज्य में ही है, दोनों का मिला जुला रूप होता है, अर्धसंघवाद कहते हैं। वैसे भारत राज्यों का संघ होगा, लेकिन उसमें अर्ध संघवाद है, पूरा संघवाद नहीं। राज्य भी स्वतंत्र है, लेकिन उतने स्वतंत्र नहीं जितने अन्य देशों में आपको दिखाई पड़ते हैं। अमेरिका के राज्य जो है ज्यादा स्वतंत्र है, लेकिन भारत के राज्य ज्यादा स्वतंत्र नहीं है। डिस्क्राइब इन ब्रीफ डिफरेंट मेथड्स ऑफ वोटिंग। मतदान की विभिन्न प्रणालियों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। मतदान की विभिन्न प्रणालियों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, बढ़िया प्रश्न है। मतदान कई प्रणालियों से होती हैं, तो उसके बारे में। सेक्शन सी यानी खंड सा की बात की जाए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस का रीच 25 मार्क्स, लॉन्ग आंसर रिक्वायर्ड नॉट एग्जिटिंग 800 वर्ड्स, यानी 8 शब्दों में लिखना है। 1 क्वेश्चंस करने हैं। अच्छा, राम मनोहर लोहिया में क्या कहेगा आपसे कि आपको 2 प्रश्न करने हैं और 450 शब्द में 1 प्रश्न का उत्तर लिखना है। ठीक है, और 15 नंबर का या 10 नंबर का आपका 12 नंबर का 1 प्रश्न होगा। देखिए, अब प्रश्न आपका दीर्घ उत्तरीय में आ चुका है। 6ठा नंबर ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। डिफाइन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए। डिस्कस द नेसेसरी कंडीशन इसेंशियल फॉर अ सक्सेसफुल डेमोक्रेसी। लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए। लोकतंत्र की सफलता हेतु आवश्यक परिस्थितियों की व्याख्या कीजिए। आखिरकार लोकतंत्र सफल कैसे हो सकता है, इसको लेकर के चीजें बताएं। ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। आगे देखते हैं अगला 7वां क्वेश्चन आपसे बन सकता है, भैया व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स। डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन इन बोथ, मतलब डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन द बोथ, यानी राजनीतिक दल यानी पॉलिटिकल पार्टी
और प्रेशर ग्रुप दबाव समूह दोनों का हुए और ये दोनों में आप से का समझत हो और ये दोनों में का अंतर है यह पूछा गया है भैया। देखो दबाव समूह का हुए पॉलिटिकल जैसे भाजपा कांग्रेस सपा बसपा तो ये पॉलिटिकल पार्टी हुए राजनीतिक दल हुए जो चुनाव लड़त है सरकार बनावत है राजनीतिक दल करत है। लेकिन दबाव समूह का हुए दबाव समूह का अगर बात करा जाए ये का करते राजनीति में भाग नहीं लियत लेकिन राजनीति का प्रभावित करत है। राजनीतिक दल और दबाव समूह से हमेशा 100% क्वेश्चन आएगा, नहीं आएगा तो वीडियो को डिसलाइक मार के चले जाना, ठीक है। पूरा गारंटी के साथ बोल रहा हूँ ये दोनों क्वेश्चन आपकी परीक्षा में दबाव समूह से आप क्या समझते हैं या पॉलिटिकल पार्टी से आप क्या समझते हैं या दोनों में अंतर को लेकर के हमेशा से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो ये दबाव समूह जो होते हैं अपने हित को साधने के लिए सरकार पर पॉलिटिकल पार्टीज पर दबाव बनाते हैं, सरकार इनकी बातों को सुनती है क्योंकि सरकारें जो होती कहीं ना कहीं इन पे डिपेंड भी होती है, इनके पास वोट बैंक होता है। अगर सरकारें इनका कहना नहीं मानती तो इनका वोट जो है उनको नहीं मिलेगा सरकारों को, ठीक है। यानी कि ये प्रेशर बनाते हैं किस पर अपने काम को करवाने के लिए अपने हित को साधने के लिए ये अहिंसात्मक रूप से और हिंसात्मक रूप कभी कभी भी ले लेते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है एग्जामिन द वेरियस अचीवमेंट ऑफ पंचायती राज आफ्टर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि 73वें संवैधानिक संशोधन के पश्चात पंचायती राज की विभिन्न उपलब्धियों का परीक्षण कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आते रहते। तो ये सारे प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए अब हम जो है इन सभी के प्रश्नों के उत्तर को जानने का प्रयास करते हैं। एक एक प्रश्नों को मैं लिख करके और उसके उत्तर को आपको बताऊंगा। चलो देखो भैया, तो ये छाप के छोड़न था। अब उत्तर देखो, एक उत्तर है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया का। देखो अति लघु उत्तरीय प्रश्न पहले और 10 चलो एक देख लीजिए भर 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 बहुत बढ़िया समझेबे आपका, परेशान ना हो। और ये जान लियो कि अगर हमरे यहाँ आयो है आप सब तो कहूँ भटके ना पड़े, आपका कहूँ आवे जाए ना पड़े, सब कुछ समझ में आइए। अब विस्तार से हर चीज का आपका समझेबे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो भैया पहला प्रश्न का पूछा गया रहा अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति रहे ये, इनके द्वारा प्रजातंत्र के बारे में दी गई परिभाषा लिखी। इन्होंने जो परिभाषा दी है प्रजातंत्र के बारे में, डेमोक्रेसी की परिभाषा जी लोकतंत्र की, क्या कहा इन्होंने, लिखेंगे उत्तर में कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र यानी प्रजातंत्र, जिसको अंग्रेजी में डेमोक्रेसी भी कहते हैं, इसकी सबसे सरल और सबसे सटीक परिभाषा दी है। परिभाषा क्या है, परिभाषा लिखी उनके अनुसार, किसके अनुसार, अब्राहम लिंकन के अनुसार, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा किया गया शासन होता है। अंग्रेजी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ये अब्राहम लिंकन का कोटेशन है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। थोड़ा और इसको विस्तार से लिखते, चूंकि 75 शब्द 50 शब्द में लिखना होता है। इस परिभाषा का अर्थ यह है कि शासन की अंतिम शक्ति जो है वो जनता के हाथों में निहित होती है, जनता के हाथों में होती है। जनता अपने प्रतिनिधि खुद चुनती है, यानी कि जैसे प्रतिनिधि मतलब समझते हैं, जैसे सांसद विधायक को हम लोग चुनते हैं, वो हमारे प्रतिनिधि हैं। 10 लाख 5 लाख जनसंख्या पर वो जाते हैं, जो है संसद भवन में विधानसभा में बैठते हैं और हमारी बातों को कहते हैं। तो वो प्रतिनिधि खुद चुनती है और वे प्रतिनिधि जनता के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। यह परिभाषा लोक प्रभुता और समानता के सिद्धांत पर आधारित है और इस तरीके से अब्राहम लिंकन की यह परिभाषा लोकतंत्र की सर्वमान्य परिभाषा के रूप में जानी जाती है। दूसरा क्वेश्चन आपका आ चुका है, बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न भैया लोकतंत्र के राजनीतिक आयाम लिखिए। लिखो बाबू, लोकतंत्र के राजनीतिक आयाम क्या है, देखो उत्तर लिखो। लोकतंत्र के राजनीतिक आयाम इसकी कार्य प्रणाली और शक्ति के वितरण को स्पष्ट करते हैं कि शक्तियां कैसे कैसे बांटी जाएंगी और कार्य की प्रणाली क्या क्या होंगी, किसको क्या काम मिलेगा। प्रमुख आयाम की बात की जाए तो वयस्क मताधिकार लोकतंत्र का क्या है, यहाँ पर लोकतंत्र का क्या आयाम है, पहला है अप्रोच क्या है, वयस्क मताधिकार, यानी 18 साल के अगर आप हैं तो आपको अपना मत प्रकट करने का अधिकार है, आपको वोट डालने का अधिकार है, आप किसी भी पार्टी की किसी भी उम्मीदवार को वोट दे सकते हैं और उसको विजयी घोषित करवा सकते हैं, ठीक है। जनता के पास ये पावर है। सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार है, चाहे वो जो है शूद्र हो, वैश्य हो, ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, सबका वोट बराबर गिना जाएगा और सबका वोट बराबर ही माना जाएगा। आप कितने भी भूपति हो, एक राजा का और एक रंक का, एक भिखारी का वोट समान होगा, ठीक है। मोदी जी वोट डालेंगे, वो भी उनका भी वोट उतना ही मान्य होगा जितना कि एक सामान्य नागरिक
एक जो है चाय बेचने वाला व्यक्ति डालेगा उसका, या फिर एक समोसा बेचने वाला व्यक्ति, या फिर जैसे एक टीचर डालेगा, एक सैनिक डालेगा, उसी के बराबर मोदी जी अगर वोट डालेंगे तो सभी का बराबर वोट गिना जाएगा। ऐसा नहीं कि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो वो वोट डालेंगे 10 वोट के बराबर होगा, ऐसा नहीं है। उनका भी वोट सिंगल काउंट होगा और एक आम नागरिक का वोट भी सिंगल ही काउंट होगा। यानी वयस्क मताधिकार सभी को बराबर तरीके से मिला हुआ है। ठीक है, 18 साल के अगर आप है, भारत की नागरिकता आपके पास है, तो आप भारत के चुनाव में भाग ले सकते हैं और भारत में वोट डाल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरा होता है आपका नियतकालिक चुनाव। नियतकालिक चुनाव जो होता है ये आपका प्रमुख आयाम होता है किसका, वोट डालने का, सॉरी किसका, ये प्रमुख आयाम आपका है लोकतंत्र का। एक निश्चित समय अंतराल, जैसे कि भारत में 5 साल पर निष्पक्ष चुनाव होते हैं। 5 साल के बाद में जैसे मोदी जी चुनाव हुआ, मोदी जी जीत गए, जो है प्रधानमंत्री बन गए, अब फिर 5 साल बाद चुनाव होगा। अब योगी बाबा जीते थे, 2026 में फिर से चुनाव, 27 में फिर से चुनाव होगा यहाँ पर यूपी में। तो कहीं ना कहीं पे ऐसे बिहार में भी चुनाव होता है, प्रत्येक 5 साल पर जो चुनाव होता रहता है। बहुदलीय प्रणाली, लोकतंत्र में क्या है, बहुदलीय प्रणाली होती है, यानी जनता के पास विभिन्न राजनीतिक दलों में से चुनने का अधिकार होता है, विकल्प होता है। किसी भी पार्टी के नेता को चुन सकता है, किसी पार्टी की सरकार बनवा सकता है, जनता के पास ये सारी चीजें होती है। तो लोकतंत्र का ये तीसरा चौथा आयाम हुआ। अगला आयाम है कानून का शासन। संविधान की सर्वोच्चता और सभी के लिए समान न्याय की व्यवस्था की गई है। ठीक है, कोई चाहे बड़ा है, चाहे छोटा है, चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे शूद्र है, सभी को बराबर न्याय मिलेगा। अनुच्छेद 14 जो है विधि का शासन की बात करती है, कानून का शासन। अनुच्छेद 14 में क्या लिखा है, विधि के समक्ष समता या समानता की बात करता है, यानी कानून की नजरों में हर कोई बराबर है। धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, प्रजाति के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। ठीक है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, समझ रहे हैं। और अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को खत्म करता है, भारत में छुआछूत को, जातिगत भेदभाव खत्म करता है, वैसे छुआछूत जो जाति के आधार पर होता था। अनुच्छेद 18 उपाधियों को खत्म करता है। अनुच्छेद 19 आपको बोलने की स्वतंत्रता देता है। ये सब चीजें हैं, लोकतंत्र में ये सब चीजें आपको मिली हैं। लोकतंत्र के ये आयाम सुनिश्चित करते हैं कि सरकार उत्तरदायी हो और तानाशाही की कोई गुंजाइश ना हो, यानी तानाशाही ना हो, सरकार का जो मन हो नहीं कर सकती। सरकार को प्रत्येक 5 साल बाद जनता के बीच में आना पड़ता है और जनता उससे क्वेश्चन कर सकती है, यानी जनता सरकार सवाल पूछेगी, जनता अपने प्रतिनिधियों से सवाल पूछ सकती है कि भाई तुम लोकसभा के सांसद हो, तुम विधायक हो, और तुमने क्या किया अपने क्षेत्र के लिए, हमने तुमको चुन करके वहां पर संसद भवन भेजा, तुमने एक दिन भी हमारे लिए चर्चा नहीं की। जैसे हमारे लोगों के इधर के क्षेत्र के जो नेता विधायक ये सब होते हैं, कोई मतलब ही नहीं किसी का, वैसे चल रहा है जैसे चल रहा है, निपट रहा है, कोई मतलब नहीं है, आते तक नहीं है। जब भाजपा के नाम पर जीत जाते हैं लेकिन आते तक नहीं कि हाँ पहुंच जाएं, कि घर पर आकर के थोड़ा सा किसी के यहाँ पर पहुंच जाएं, जनता के बीच में रहें। जैसे एक विधायक है हमारे यहाँ के, कहना नहीं चाहिए, ठीक है, उनका नाम नहीं ले सकता हूं मैं, लेकिन वो विधायक जो है हमारे इधर बस भाजपा के नाम पर जीत जाते हैं, बड़े पद पर रहे हैं, भाजपा के बड़े नेता रहे हैं, विधायकी चुनाव होता है जीत जाते हैं, लेकिन वो आते वाते नहीं है। जबकि आप देखते हैं, अब चर्चा करें किसी मुद्दे पर, हमको क्या ही करना है भाई, लेकिन फिर भी जब जनता आपको वोट देती है और आपको विधानसभा भेजती है, तो विधानसभा में जाकर के आपका एक भी भाषण किसी दिन नहीं आता कि हाँ भाई फलाने एरिया के कोई व्यक्ति ने बोला हो, ठीक है, इस क्षेत्र के विकास के लिए बोला हो, या जनता के विकास के लिए बोला हो, जनता की फसलें क्या हो रही क्या नहीं हो रही उसको लेकर के कोई व्यवस्था किया हो, कभी नहीं होता है। हम लोगों का गेहूं, मैं आपको बता दूं, आज गेहूं बोया जाता है, तो गेहूं हमारे भैया बोए हैं गेहूं, ठीक है, अब गेहूं उसको रात भर वो बाहर ही वही खेत में लेटते हैं, और केवल उन्हीं का हाल नहीं, पूरे गांव ग्राम सभा नहीं, पूरा एरिया जो है सभी लोग खेत में ही सोते हैं। सोने का कारण क्या है भाई, खेत में सोते सब लोग, जानवर आते तमाम सारे चर जाते, पूरा गेहूं साफ हो जाता है एक तरफ से, एक बार चले जाते, जंगल है पास में वहां से, तो सब सारी चीजें जंगल की व्यवस्था की जाए और तमाम प्रकार की सरकार को इस कंट्रोल करना चाहिए। हालांकि चर्चा करेंगे इन मुद्दों पर, अभी ये पढ़ाने का मामला है तो पढ़ाते हैं। तो यही सब मामला है भैया। तीसरा प्रश्न, बहुदलीय प्रणाली की दो विशेषता। बहुदलीय मतलब जैसे भारत में का है बहुदलीय प्रणाली है, ठीक है, और चाइना में का है एक दलीय व्यवस्था है, अमेरिका में द्विदलीय व्यवस्था है। देखो 3 उदाहरण समझो। पार्टी सिस्टम में कोई ऐसा देश होता है जहां पर केवल 2 पार्टी है, जैसे कि अमेरिका में खाली 2 ही पार्टी है, ठीक है, तो वो द्विदलीय व्यवस्था वाली पार्टी है। चाइना में खाली एक ही पार्टी है, वही पार्टी हमेशा सरकार बनी, ठीक है, बाकी कोनो पार्टी नहीं है, चाइना में एक पार्टी खाली, ठीक है। अच्छा, भारत में का है, भारत में कई पार्टी है, जितना पार्टी बन जाए बहुदलीय व्यवस्था, यानी भारत का है बहुदलीय प्रणाली का एक देश है।
तो वही प्रणाली जो भारत की व्यवस्था है उसी की आपसे विशेषताएं पूछी जा रही है। तो लिखेंगे उत्तर में, जिस देश में सत्ता प्राप्त करने के लिए दो से अधिक राजनीतिक दल यानी कि पॉलिटिकल पार्टी कई सारी होती हैं, दो से अधिक होती हैं, सक्रिय रहती हैं, एक्टिव रहती हैं, उसे बहुदलीय प्रणाली कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण में भारत लिख सकते हैं आप। ठीक है, इसकी दो मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं, आप लिखेंगे। पहली विशेषता क्या है? पहली विशेषता यह है कि व्यापक विकल्प रहता है, क्योंकि आप मतदाता जो होता है, जो वोट देने वाला होता है, उसके पास कई ऑप्शंस होते हैं। वो अपने पसंदीदा जो है नेता को चुनने के एक प्रकार से लिए एकदम स्वतंत्र होता है। वो अपने पसंदीदा नेता को चुनने के लिए एकदम से फ्री होता है। तो मतदाताओं के पास अपनी विचारधारा और अपने पसंद के अनुसार उम्मीदवार चुनने के बहुत सारे अवसर, बहुत सारे विकल्प मौजूद होते हैं। वो किसी को भी चुन सकता है। दूसरी विशेषता यह है बहुदलीय प्रणाली की, गठबंधन सरकार की संभावना यहाँ पर बनी रहती है। क्योंकि बहुदलीय प्रणाली तो पार्टियां जो होती हैं वो कई पार्टी मिलकर के एक पार्टी बना करके फिर सरकार बनाती है। ये हमेशा होता है बहुदलीय में। किसी एक दल को पूर्ण बहुमत न मिलने पर विभिन्न दल मिलकर के गठबंधन सरकार बनाते हैं। इससे समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व शासन में सुनिश्चित हो जाता है। जैसे कि अलग अलग देश के अलग अलग जगहों की जो पार्टियां होती है, जब समर्थन देती है तो अलग अलग जगहों का उसमें ध्यान दिया जाता है, क्योंकि वो लोग उनकी पार्टी अकेले नहीं बना सकती सरकार, तो ऐसे में कई पार्टियों की सरकार हो जाती है। तो ऐसे में सरकार तानाशाही नहीं कर पाती है। लेकिन यहाँ पर सरकार अगर कोई कठोर कदम उठाना चाहे, किसी मुद्दे पर काम करना चाहे, तो ऐसे में हो सकता है किसी पार्टी को वो चीजें पसंद आए, किसी पार्टी को ना पसंद आए। तो ऐसे में वो कोई देश का बड़ी मुद्दे पर रिसर्च या बड़े मुद्दे पर कोई निर्णय लेने में थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत उत्पन्न होती है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये पार्टी सिस्टम जो है काफी ठीक लगता है। अगला प्रश्न, चौथा नंबर प्रश्न आपका, धर्म को परिभाषित कीजिए। धर्म क्या है? देखेंगे, राजनीति विज्ञान के संदर्भ में हम धर्म को देखेंगे आज। धर्म एक अत्यंत व्यापक शब्द है जिसे सामान्यतः पवित्र विश्वासों की व्यवस्था के रूप में देखा जाता है। क्योंकि धर्म क्या है? पवित्र विश्वासों की व्यवस्था है। धर्म के आधार पर व्यक्ति जो होते हैं उनको कुछ भी कह दो तो वो काम करते हैं। ठीक है, धर्म जो होता है हमको ये सिखाता है कि आप किस पेशे में और आप किस तरीके से उसको कर रहे हैं। धर्म जो होता है मात्र पूजा पाठ करने को धर्म नहीं कहते कि भाई दिन रात अगरबत्ती और धूप जलाते रहो, वही धर्म हो गया आपका। इस धर्म का नहीं, धर्म का मतलब होता है, धर्म माने धारण करना अपने चित्त में। जैसे मैं टीचर हूं, मेरा धर्म क्या है? मेरा धर्म यह है कि मैं अपना कर्म करता रहूं। ठीक है, मैं एक प्रकार से अगर मैं कुछ भी मैं मतलब अपना कर्तव्य के पथ से हट जाऊं तो मैं अपने धर्म के मार्ग से हट रहा हूं। ठीक है, तो वही धर्म है आपका। परिभाषा, समाज शास्त्र के अनुसार अगर देखें, समाज शास्त्रियों के अनुसार, तो इमाइल दुर्खीम नाम के एक विद्वान है जिन्होंने आत्महत्या का सिद्धांत भी दिया है। इन्होंने कहा था कि समाजशास्त्र क्या, सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान है। किसने? दुर्खीम ने। दुर्खीम कहते हैं कि धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वासों और प्रथाओं की एक एकीकृत प्रणाली होती है। क्या है? एक ऐसी एकीकृत प्रणाली है। कौन? धर्म। जो किससे संबंधित है बेटा? जो पवित्र वस्तुओं और संबंधित विश्वासों से, उन वस्तुओं से संबंधित जो विश्वास होते हैं उन्हीं विश्वासों का एक पुंज होता है धर्म। राजनीतिक प्रभाव की अगर बात की जाए धर्म पर, तो भारत जैसे देश में धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं होता है, बल्कि यह मतदान, व्यवहार और राजनीतिक लामबंदी को भी जो है प्रभावित करता है। आज धर्म के नाम पर आप देखते हैं तमाम प्रकार की पार्टियां वोट बैंक कर रही हैं। धर्म के नाम पर कोई मुसलमानों को अपने पक्ष में खींच रहा है तो कोई हिंदुओं को अपने पक्ष में खींच रहा है। इस तरीके से नाना प्रकार की पार्टियां बन करके अपने जाति, अपने धर्म को खींचती हैं। और इस जाति और धर्म के नाम पर ही आप देखते हैं आपस में दोनों हिंदू मुसलमान ऐसे सब लड़ते रहते हैं। और आप राजनीतिक पार्टियां जो होती है थोड़ा सा चिंगारी दे करके अपना काम निकाल लेती हैं, और जनता इसमें पिस जाती है। जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है वो बेचारा जा करके वहां पर झंडा लेकर के वहां पर दुनिया भर का हाथ हिला करके और तमाम प्रकार कर करके जो है नारेबाजी करता है, पोस्टर लगा करके। यहाँ तक कि आजकल बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में इस तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं जब ऐसी चीजें की जाती हैं। ये सब बिल्कुल जो है बेकार चीजें हैं। आप अपना काम करते रहें, आपको जो पसंद हो उसको वोट दीजिए। किसी के कहने से, किसी के मोटिवेशन से आप वोट मत दीजिए, क्योंकि आपका कोई नहीं है। और भारत जैसे देश में अगर आप रहते हैं तो आप सुरक्षित हैं। अगर किसी दूसरे देश की मैं बात करूं तो वहां पर इतना ज्यादा आपको फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं। भारत में जिस तरीके से अल्पसंख्यकों के लिए व्यवस्था की गई है ऐसा किसी दूसरे देश में आपको नहीं मिलेगा। भारत में जितने सुरक्षित हर एक समुदाय के लोग हैं उतना सुरक्षित किसी देश में नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप इन राजनीतिक लोगों के बारे में सोचेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए आप टीवी पर जो डिबेट देखते हैं, डिबेट को बंद कर दीजिए।
डिबेट देखने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, बस आपको वैमनस्यता ही फैलेगी। हिंदू मुसलमान को देख करके जलने लगेगा, मुसलमान हिंदुओं को देख करके जलने लगेगा, ठीक है। सिख ईसाइयों को देख करके ईसाई सिख को, इस तरीके से सब आपस में लड़ते भिड़ते रहेंगे। तो हमको लड़ना भिड़ना नहीं है, सब एक होकर के रहना है, सभी इसी देश की मिट्टी के पैदाइश है। तो इस तरीके से आप ये ना सोचे कि भाई जो है ये हमारा है, आप ये सोचे हमारा नहीं है, इस तरीके की भावना मन में ना लाएं। सभी मिलजुल करके अपने देश को आगे बढ़ाएं, ठीक है। क्योंकि देश किसी एक व्यक्ति के आगे बढ़ाने से नहीं बढ़ता है, जब सब साथ में मिलकर के चलेंगे, ठीक है, तब जाकर के देश आगे बढ़ेगा। ऐसे में हमको इकट्ठा होने की जरूरत है। लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टीज अपना राजनीतिक हित साधने के लिए ये लोग आपको बार बार उकसाती रहेंगे कि आप ये है, आप वो, इस तरीके से कि आप कोई मिट जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब मत सोचे कि भाई कोई खत्म हो जाएगा, कोई क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, सब कुछ सही रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो भारत में राजनीति जो मतलब जो धर्म है वो और जाति, ये राजनीतिक लामबंदी को भी प्रभावित करता है। धर्म व्यक्ति को नैतिक मूल्यों और कर्तव्यों से जोड़ता है, जो समाज के अनुशासन के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। कुछ लोगों को आप देखिए, जो आतंकवादी लोग होते हैं उनको लोग कैसे ट्रेनिंग देते हैं, धर्म के नाम पर ट्रेनिंग देते हैं कि आप जब जाओगे तो आपको फलाने जगह पर बहुत अच्छी अच्छी लोग मिलेंगे वहां पर, ठीक है। तुमने एक काफिर को मार दिया तो समझो पूरा जो है जीवन आपका धन्य हो गया। इस तरीके से वहां पर उनको बचपन से उनको ट्रेनिंग देते हैं, तब वो आकर के अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। भाई एक जिंदगी मिली है, वहां पर ऊपर जाकर के क्या होगा किसी ने देखा नहीं है, बस केवल ये सब अवधारणाएं हैं, कांसेप्ट है, दर्शन है, विचार है कि वहां पर जाकर के आपको स्वर्ग होगा कि नर्क होगा कि ऐसा होगा कि वैसा होगा। किसी ने आज तक देखा नहीं है वहां पर जाकर के, ना कोई वहां पर गया हो लौट करके आकर के बताया है कि नहीं ये होगा वो होगा, ठीक है। तो यहीं पर हो, ईर्ष्या द्वेष छल कपट पाखंड को दूर करो, अपने आप को सुदृढ़ करो और अपने मार्ग पर चलते रहो। आपका जो कर्तव्य है, जिस पेशे में आप हो उस पेशे में अपना 100% दीजिए, भ्रष्टाचार मत करिए, किसी के साथ ईर्ष्या जलन द्वेष ये सब मत रखिए। भगवान आपको बहुत आगे ले जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये मत सोचिए कि भगवान है ही नहीं, भगवान है, लेकिन वो उसी व्यक्ति के साथ आते हैं जिसका मन निर्मल होता है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसीलिए हमेशा ये ध्यान रखना कि भाई हमको जो है किसी ये हमारे अंदर छल कपट ना आए, हमारा मन निर्मल रहेगा, भगवान या परमात्मा हमको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्थानीय स्वशासन क्या है? जब शासन की सत्ता और जिम्मेदारी निचले स्तर से गांव गांव शहर शहर के लोगों को सौंप दी जाती है ताकि वे अपनी समस्याओं को समाधान स्वयं कर सके, तो इसे स्थानीय स्वशासन कहते हैं। जैसे कि गांव गांव में प्रधानी का चुनाव होता है, क्षेत्र स्तर पर बीडीसी का चुनाव होता है, ब्लॉक प्रमुख बनते हैं, जिला स्तर पर जिला पंचायती का चुनाव होता है, जिला पंचायत के सदस्य बनते हैं, उनको डर करके जिला पंचायत के अध्यक्ष का निर्माण करते हैं। तो कहे का मतलब ये है कि जब शासन सत्ता पहले का रहा कि केंद्र सरकार के पास शासन है, मोदी जी रहे योगी जी रहे, समझो योगी जी मान लो उत्तर प्रदेश चलावत है, मोदी जी चलावत है आपका चलावत है पूरा देश, ठीक है। अब का रहा कि कुछ दिन तक चला, लेकिन का भा बादी मैहन बादिम भाव भैया 73वां संविधान संशोधन में मनी जरूरत पड़ी कि जो जनता है वहां तक सारी चीजें नहीं पहुंच पाती है, तब फिर कहा का की जाए तो कहीं ना गांव गांव स्तर तक जो है त्रिस्तरीय व्यवस्था की जाए जो है प्रशासन की। तो फिर वहां तक क्या किया गया, प्रधानी का चुनाव, यानी कि 73वां संविधान संशोधन हुआ, फिर 74वां संविधान संशोधन, 73वां ग्राम पंचायतों को लेकर के और 74वां संविधान संशोधन जो आपका हुआ है ये नगर पंचायतों से रिलेटेड हुआ। तो आप देखते हैं गांव या शहर के लोगों को सब, जैसे गांव का एक ही व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, वो प्रधानी बनेगा, प्रधान को सरकार की तरफ से फंडिंग मिलेगी और उस फंडिंग से प्रधान अपने गांव की जो समस्याएं होंगी उनको दूर करेगा, सड़क बनवाएगा, पानी की व्यवस्था करेगा, नाली बनवाएगा, ठीक है, चन्नी बनवाएगा, सब कुछ करेगा। स्वरूप, ग्रामीण क्षेत्रों में इसे पंचायती राज और शहरी क्षेत्रों में नगर निगम या नगर पालिका के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ग्राम पंचायतों में क्या कहते हैं, पंचायती राज कहते हैं, और शहरी क्षेत्रों में नगर निगम या नगर पालिका के नाम से इसको हम जानते हैं, ठीक है। महत्व इसका क्या है कि यह सत्ता के विकेंद्रीकरण का सबसे बड़ा उदाहरण होता है। सत्ता का विकेंद्रीकरण का मतलब होता है सत्ता को कई लोगों के हाथों में बांट देना या कई क्षेत्रों में कई जगहों पर दे देना। सत्ता जब किसी एक व्यक्ति के हाथ में निहित रहती है तो उसको सत्ता का केंद्रीकरण कहते हैं, लेकिन सत्ता जब कई लोगों के हाथ में बढ़ जाती है तो उसको हम सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो जो ये हुआ है, ये 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, ये सत्ता का विकेंद्रीकरण है, यानी कि सत्ता का फैलाव कई लोगों के हाथों में बांट देना, उसी को सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में 73वां और 74वां संविधान संशोधन द्वारा इसमें संवैधानिक दर्जा दिया गया है इसको, जिससे लोकतंत्र की जड़ें और भी मजबूत हुई हैं, ठीक है।
आप देखते हैं ग्राम स्तर पर, ग्राम पंचायत क्षेत्र स्तर पर जो है बीडीसी, ब्लॉक प्रमुख, ऐसे नगर निगम, ठीक है, इसमें तमाम नगर पालिका में चीजें होती रहती है। क्या जातीयता हमारे सामाजिक जीवन को प्रभावित करती है? बिल्कुल प्रभावित करती है, हाँ प्रभावित करती है। जातीयता यानी कि एथनिसिटी का या कास्ट भारतीय सामाजिक और राजनीतिक जीवन को गहराई से प्रभावित करती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हमेशा प्रभावित करती आ रही है। प्रभाव क्या पड़ा है, जैसे लिखेंगे, पहचान का आधार, व्यक्ति की सामाजिक पहचान अक्सर उसकी जाति या जातीय समूह से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। यानी जैसे कि मान लेते हैं मेरा नाम है शिवम, तो पीछे क्या लगता है, शुक्ला, तो वो भी आधार कार्ड में लिखा रहता है शिवम शुक्ला, ठीक है। ऐसे ही कोई व्यक्ति ठाकुर तो सिंह लिखा रहेगा, कोई व्यक्ति जो है और भी तमाम यादव है, कोई मौर्य है, कोई ठीक है गुप्ता है, तो इस तरीके से तमाम प्रकार की चीजें जो होती हैं उनके जात के पीछे, मतलब उनके नाम के पीछे जीत लिखी जाती है। यानी कि एक जो है आपका पहचान का आधार भी जाति के नाम पर ही होता है आजकल, ठीक है। दूसरे, विवाह और खान पान का भी नियम होता है। सामाजिक रीति रिवाज और वैवाहिक संबंध आज भी काफी हद तक जातीय सीमाओं के भीतर तय होते हैं। जैसे कि अच्छा यहां तक भी होता है कि अगर सपिंड सप्रवर और सगोत्री विवाह है तो नहीं होता है। जैसे कि मान लेते हैं मेरा नाम शिवम शुक्ला है, मैं गर्ग गोत्र से हूँ, तो किसी लड़की की शादी जो गर्ग गोत्र की होगी, मामकोर शुक्ला की, वो मेरी सिस्टर लगेगी, मैं उससे शादी नहीं कर सकता क्योंकि वो सपिंड होगी, सप्रवर होगी और सगोत्रीय होगी मेरी, इसीलिए वो मेरी सिस्टर लगेगी, मेरी बहन लगेगी, मेरी उससे शादी नहीं होती, ठीक है। तो ये हो गया आपका। ऐसे ही मेरी शादी किसी क्षत्रिय की पुत्री से नहीं हो सकती, किसी वैश्य की पुत्री से नहीं हो सकती, ये सामाजिक नियम जो था। मेरी जो शादी होगी वो किसी ब्राह्मण लड़की से ही होगी, ठीक है। शादी मतलब हाँ फिक्स हो चुकी है, ठीक है, वो बात अलग है, ठीक है, लेकिन वो जो है किसी ब्राह्मण लड़की से ही होती है। समझ में आ रही चीजें? तो कहने का तात्पर्य है, तो विवाह और खान पान जो होता है इसमें भी होता है, नहीं खान पान का भी प्रतिबंध होता है। सामाजिक रीति रिवाज और वैवाहिक संबंध आज भी काफी हद तक जो होते हैं जातीय सीमाओं के भीतर ही तय होते हैं। राजनीतिक गोलबंदी, चुनाव के समय लोग अक्सर अपनी जाति के आधार पर एकजुट होते हैं और जाति के आधार पर ही जो है टिकट भी बांटा जाता है। आप देखेंगे जो टिकट मिलेगा आपके एरिया में किसी व्यक्ति को, वहां पर जिस जाति का प्रभुत्व होता है उसी को अगर टिकट मिलना होता तो मिलता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके की चीजें होती है जिससे वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा मिलता है, ये बात आप, हालांकि आधुनिकता के साथ इसके प्रभाव में बदलाव आ रहा है, फिर भी यह समाज का एक अभिन्न अंग बनी हुई है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जाति व्यवस्था का जो है एक प्रकार से आधुनिकता के साथ इसके प्रभाव में कमी आ रही, बदलाव आ रहा है जातियों में, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया के आ जाने से जाति और भी उग्र रूप धारण कर चुकी है। आजकल जातीय व्हाट्सएप ग्रुप बन चुके हैं, उसी में जाति से रिलेटेड तमाम प्रकार की बिना मतलब की जानकारी भेजी जाती रहती है। तमाम जो युवा हैं वो जाति से प्रेरित होकर के तमाम प्रकार के संगठन बना रहे हैं, तमाम प्रकार के गिरोहों में शामिल हो रहे हैं, उनको नाना प्रकार की चीजें, उनको बिना मतलब की, बिना तथ्य और बिना फैक्ट की चीजें बताई जाती हैं, वो उसी को सच्चा सच मान करके और लोगों से घृणा करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, जाति के 4 वर्ग कौन कौन से हैं? देखिए प्राचीन भारतीय सामाजिक व्यवस्था को वर्ण व्यवस्था के नाम से जानते हैं। उसके आधार पर समाज को 4 मुख्य वर्गों या वर्णों में बांटा गया था। 4 वर्ण कौन कौन से थे? आपको बता दूं कि एक ऋग्वेद को अगर आपको पता हो, ऋग्वेद जानते हो तो ऋग्वेद में एक पुरुष सूक्त है, उसी पुरुष सूक्त में एक श्लोक है। क्या श्लोक है? कि ब्रह्मणो अस्य मुखमासीदा कि बाहु राज्यान्या कृतः औरुतदस्य वैश्याः पदभ्याम शूद्रो अजायतः। यानी ब्राह्मण के मुखमंडल से, ब्राह्मण जो है मुखमंडल से उत्पन्न हुआ, भुजाओं से क्षत्रिय, बैर मतलब उस उरुतदस्य वैश्य यानी कि जंघा, उरु माने जंघा, जंघा से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति मानी जाती है। क्लियर? तो ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय, ये 4 वर्णों का विकास हुआ एक विराट पुरुष के शरीर से। ब्राह्मण जिनका मुख्य कार्य शिक्षा देना और धार्मिक अनुष्ठान करना था, ये ब्राह्मण लोगों का काम था। दूसरा वर्ण था क्षत्रिय, जिनका कार्य समाज की रक्षा करना और शासन चलाना हुआ करता था। तीसरे होते थे वर्ण के लोग, उनका नाम था वैश्य। वैश्य जो व्यापार वगैरह किया करते थे, कृषि करते थे, व्यापारिक गतिविधियों के लिए हमेशा उत्तरदायी हुआ करते थे, ऐसे लोगों को क्या कहा गया? जो है वैश्य कहा गया। और चौथे नंबर पर आते थे शूद्र। शूद्र की अगर बात की जाए, जिनका कार्य समाज के अन्य तीनों वर्गों की सेवा करना होता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करने के लिए शूद्र हुआ करते थे, ठीक है। जो कुछ भी टैलेंटेड के अंदर अगर नहीं होता था तो ये लोग जो है ऐसा किया करते थे। हालांकि जो शूद्र इसमें अच्छा कर लेता था उसको पर पदोन्नति, मतलब कि वो अच्छा, शूद्र यहाँ पर जन्म के आधार पर नहीं होते थे। जो वर्ण व्यवस्था प्राचीन भारत में थी ऋग्वैदिक काल में, वहां पर शूद्र, ब्राह्मण, वैश्य
अपने कर्म से हुआ करते थे। लेकिन यही व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में, यानी कि जब वैदिक काल बीत गया उसके बाद में जब आई, तो वहां पर क्या हो गया, वहां पर यही जो है, अब जैसे जो शूद्र था वो शूद्र ही कहलाने लगा, जो वैश्य था वैश्य, और ऐसे में क्या था, आपका कर्म, अगर आप जो कुछ भी नहीं करना जानते थे वो शूद्र कहलाए थे, ठीक है, केवल सेवा करते थे। उनके पास जैसे जो भी, जिसके पास कोई टैलेंट था तो अपना टैलेंट करते, तो वो जैसे अगर शूद्र कोई व्यक्ति उस समय वेद पढ़ने का अधिकार, वेद पढ़ता था, तो वो एक प्रकार से ब्राह्मण कहा जाता था, ठीक है। बहुत सारे शूद्र ब्राह्मण से भी एक प्रकार से अच्छी, जैसे महर्षि वाल्मीकि और तमाम प्रकार के लोग आप देख लीजिए, महर्षि वेद व्यास को आप देख लीजिए। हालांकि आप देखेंगे कि वहां पर कर्म के आधार पर सारी चीजें थी, लेकिन मध्य काल तक या उत्तर वैदिक काल के बाद ये व्यवस्था जटिल होती चली गई, और धीरे धीरे करके आप देखते हैं इसका बड़ा जटिलता सामने आ गई, और इसने एक प्रकार से बहुत ज्यादा कि भाई जो ब्राह्मण है ब्राह्मण ही रह गया, जो क्षत्रिय क्षत्रिय रह गया, और इस तरीके से चलता रहा। तो वर्ण व्यवस्था जो थी बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी, लेकिन जब वो व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था ने जाति व्यवस्था का रूप धारण किया तो उसमें कमियां आई, ठीक है, उसमें दिक्कतें का सामना करना पड़ा कुछ लोगों को, इस तरह शूद्र वर्ग को खास करके थोड़ा सा हीन भावना महसूस करनी पड़ी। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं। तो शूद्र जो थे ये इस समाज की सेवा करते थे, ठीक है। तो ये आपका था। समय के साथ ये वर्ण हजारों जातियों और उपजातियों में बढ़ते चले गए, जो आज की सामाजिक संरचना का आधार बने हुए हैं, ठीक है। आगे देखेंगे चुनावी सुधारों का क्या महत्व होता है। उत्तर, किसी भी जीवंत लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव जो होता है जरूरी होता है, और इसी को सुनिश्चित करने के लिए चुनावी सुधार किए जाते हैं। चुनाव में कोई कमियां ना रहे, चुनाव अच्छे तरीके से संपन्न हो जाए, कोई धोखाधड़ी ना हो, इसी के लिए यह सब किया जाता है। पहला महत्व, पारदर्शिता। सुधारों से चुनाव प्रक्रिया में धनबल और बाहुबल के प्रभाव को कम किया जा सकता है, जैसे कि ईवीएम और बीबीपीएटी का प्रयोग जो होता है, ये कहीं ना कहीं पे आप देखते पारदर्शिता कर देता है कि भाई किसको वोट मिला, कितना मिला, इसमें धांधली बहुत कम मात्रा में होती है। हालांकि विपक्षी टीम ने, विपक्षी जो लोगों ने जो ईवीएम पर बहुत ज्यादा सवाल उठाया है, जैसे संजय सिंह वगैरह ने, ठीक है, जो कांग्रेस उसके नेता है, क्या नाम है, आप आम आदमी पार्टी के नेता हैं संजय सिंह, उन्होंने संसद भवन में भी ईवीएम पर तमाम सवाल उठाए और कहा कि ईवीएम जो है वो जिस देश ने बनाया इसको उस देश में भी बैन है, ऐसा तमाम चीजें बताई गई। ईवीएम के बारे में बताया जाता है, और भाजपा को कहा जाता है कि भाई वोट चोरी, ये तमाम प्रकार की चीजें बताई जाती है। हालांकि वो है कि नहीं है, इस बात की पुष्टि ना मैं करता हूँ, ना ही मुझे पता है कि कोई चीज की क्या हुआ क्या नहीं होता है। हालांकि भाजपा की लोकप्रियता किसी से छुपी नहीं हुई है, भाजपा की लोकप्रियता जो है मोदी जी के आने से बहुत बढ़ी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे उनको लोग पसंद करते हैं, मोदी जी को वोट देते हैं। अच्छा, विपक्ष क्या करता है, बस उनकी कमियां ढूंढता है, हालांकि कमी वो ढूंढे जो जरूरत हो। अच्छा, मोदी जी को भी चाहिए कि पूरा पारदर्शिता दे कि भाई ऐसा तुम भी ले लो, पूरा तुम्हें चुनाव करवा डालो और देख लो क्या कैसे होता है। तो कहीं ना कहीं पे इस पे जो चीजें होती है, इससे चुनाव को बड़ा क्षति होती है। तो चुनाव आयोग को ही चाहिए कि पूरा निष्पक्षता करके बता दे कि भाई क्या बात है क्या नहीं है। इससे क्या होता है, जनता जो होती है वो दुखी होती है। जनता को लगता है कि भाई मैं अपना मत दे रहा हूं, अब मशीन कहाँ दे रही है कहाँ नहीं दे रही उसको मुझे नहीं पता, जनता को भी नहीं पता। और ये किसको पता है किसको नहीं पता, तो इसकी निष्पक्षता की जांच कौन करता है, चुनाव जो आयुक्त होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, ठीक है, और उनके दो सहायक चुनाव आयुक्त होते हैं। उनको चाहिए कि पूरी पारदर्शिता रखें हर चीज में। तो चुनाव सुधार जो करता है यही करता है कि कोई दिक्कत ना हो भविष्य में, क्योंकि किसको वोट मिला किसको नहीं मिला, क्या पूरा डाटा उसका होता है, वही सब चीजें। तो पारदर्शिता आती है उसमें, ताकि भाई क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ कैसे हुआ कोई दिक्कत ना हो। विश्वास की बहाली, जब चुनाव पारदर्शी होते हैं तो लोकतंत्र में जनता का विश्वास बढ़ता है। जनता को लगता है कि हमने जिसको वोट दिया वही जीता है। लेकिन जब पारदर्शिता नहीं रहती तो जनता एकदम से रूठ जाती, जनता को लगता है कि भाई अब वोट देने का क्या ही मतलब है जब ऐसे नहीं चीजें होती। अपराधीकरण पर रोक, उम्मीदवारों के द्वारा अपनी संपत्ति और आपराधिक रिकॉर्ड की घोषणा अनिवार्य करना चुनावी सुधारकों का ही हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं जो उम्मीदवार होते हैं उन पर रोक लगाई जाती है कि आप अपराध नहीं कर सकते, तमाम से सारी चीजें बताई जाती है। तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि तमाम सारी चीजें जो होती हैं ये चुनाव सुधार के को लेकर चुनाव सुधार किए जाते हैं, ये सब बहुत ही अच्छी बात होती है। तो चुनाव सुधार का बहुत ही महत्व है। अगला प्रश्न, दल बदल कानून, दल बदल विरोधी कानून के मुख्य बिंदु लिखिए। देखिए, राजनीतिक अस्थिरता को रोकने के लिए 1985 ईस्वी में 52वां संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया, जिसको संविधान की 10वीं अनुसूची में रखा गया है। संविधान की 10वीं, चूंकि पहले जब संविधान बना था उसमें मात्र 8 अनुसूचियां थी, आज 12 अनुसूची है, ठीक है, जिनमें से 9वीं अनुसूची है वो, जिसमें कोई भी चीज अगर डाल दो तो दोबारा उस पर रिसर्च नहीं हो सकती, उस पर कोई भी
न्यायालय भी उस सूची के विषय को नहीं छेड़छाड़ कर सकती। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से रिलेटेड है। 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायतों गठन से रिलेटेड है, यानी कि जो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा, और 12वीं अनुसूची 72वें संविधान संशोधन के द्वारा, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है, ये नगर निगम से रिलेटेड है। ठीक है, नगर निगम, ग्राम पंचायत। ठीक है, तो 12 अनुसूचियां कुल मिलाकर के अब 4 अनुसूचियों की बढ़ोतरी हुई है, ध्यान रखिए। उनमें से 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून को जोड़ा गया है। ठीक है, यानी कि एक सांसद या एक विधायक जो होता है अपनी पार्टी से दूसरी पार्टी में अगर जाएगा तो उसके कुछ नियम कायदे होंगे, कुछ मापदंड होंगे, कब जा सकता है कब नहीं जा सकता, पूरी डिटेल में जानकारी इसमें दी गई है। मुख्य बिंदु लिखें। यदि कोई सदस्य स्वेच्छा से अपने राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ता है तो उसकी सदन की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि हम आज से इस कांग्रेस या भाजपा का सांसद है, भाजपा का, वो कहता है कि हम भाजपा में नहीं रहेंगे, तो उसकी सदस्यता भंग हो जाएगी, वो सांसद ही नहीं बचेगा। ठीक है, यदि कोई सदस्य सदन में अपने दल के निर्देशों यानी विप के विरुद्ध मतदान करता है तो वह अयोग्य घोषित हो सकता है। ऐसा प्रावधान भी किया गया, यानी कोई भाजपा का सांसद है, भाजपा ने कोई प्रस्ताव लाया और वो भाजपा के खिलाफ दे रहा है, तो ऐसे में उसको भी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। निर्दलीय निर्वाचित सदस्य, अगर कोई व्यक्ति निर्दलीय है, वो उसने किसी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ा है, सदस्य यदि चुनाव के बाद किसी दल में शामिल होता है तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ना कि मान लीजिए पहले उसने जीता है निर्दलीय और उसके बाद में अपनी पार्टी फिर से शामिल हो जाए, तो ऐसे में तमाम दिक्कत। तो इसके और सारे मापदंड है, पूरा डिटेल से पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। भ्रष्टाचार क्या है? देखिए, जब कोई व्यक्ति अपने सार्वजनिक पद पर होता है, जो उसका अधिकार होता है, उस अधिकारों का दुरुपयोग करता है, व्यक्तिगत लाभ के लिए ऐसा करता है या फिर वो स्वार्थ सिद्धि के लिए करता है, तो उसको हम भ्रष्टाचार कहते हैं। जो जिस पद पर वो है उस पद का काम ना कर करके कुछ पैसा रुपया लेकर के और उस पद के खिलाफ काम करता है, ऐसे को भ्रष्टाचार कहते हैं। इसका स्वरूप देखेंगे, रिश्वत लेना भ्रष्टाचार होता है। भाई भतीजावाद, यानी कि अपने भाई को नौकरी दे दे, अपने भतीजे को नौकरी दे दे, सरकारी धन का गबन कर ले, चुनाव में अनुचित साधनों का प्रयोग करके कर ले, ये सब इसके उदाहरण होते हैं किसके? रिश्वत के, सॉरी भ्रष्टाचार के। दुष्प्रभाव इसका यह है कि भ्रष्टाचार देश के आर्थिक विकास को रोकता है, गरीबों के हक को मारता है और शासन व्यवस्था में अराजकता माने होता है कि भैया जो है जहां पर कोई कोई नियम कायदा ना हो तो उसको बढ़ावा देता है। यह लोकतंत्र की जड़ों को खोखला करने वाली एक गंभीर सामाजिक जो है, एक गंभीर सामाजिक क्या है? बुराई होती है। कौन? भ्रष्टाचार, जो कि समाज को बहुत नीचे से दीमक की भांति काट रही है। ठीक है, तो भ्रष्टाचार ये होती है। खंड बा लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात की है, प्रश्न देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न है आपका, भारत में ग्राम पंचायतों की भूमिका का वर्णन कीजिए। ग्राम पंचायतों की क्या भूमिका है? इसको समझने से पहले आपको बता दो कि अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करना तो पीडीएफ आप हमारे से प्राप्त कर सकते हैं। जिन बच्चों को जुड़ना है एसएमएस करें 9984 039 139, इस नंबर पर आप एसएमएस कर दीजिएगा। क्या करेंगे? व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम। जो वैसे थर्ड सेमेस्टर में आप हैं, थर्ड एंड फोर्थ का मैं तो कहूंगा कि थर्ड का केवल लेंगे तो केवल 100 रुपए लगेगा इस समय। ठीक है, 100 रुपए फीस है केवल किसकी? थर्ड सेमेस्टर की। लेकिन अगर जो बच्चा चाहता है गुरुजी हम थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर एक साथ ही पढ़ेंगे, तो थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर का दोनों का एक साथ लेने पर आपके लिए फीस कम कर दी गई है। थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर में आप जोड़ेंगे तो मात्र और मात्र 150 रुपए फीस आपके लिए लगेगी। कितने रुपए बेटा? 150 रुपए फीस में आपको क्या मिलेगा? मात्र 150 रुपए फीस में आपको पूरा थर्ड सेमेस्टर की क्लास मिलेगी, प्लस में पूरा फोर्थ सेमेस्टर की भी क्लास मिलेगी। थर्ड एंड फोर्थ दोनों सेमेस्टर आपको मिल जाएगा मात्र और मात्र 150 रुपए फीस में। ठीक है, जो बच्चे जुड़ेंगे आप ही का फायदा होगा। इसमें सभी सब्जेक्ट के आपको नोट्स मिलेंगे, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट सब कुछ मिलेगा। फोर्थ सेमेस्टर की 6 महीने तक की क्लास भी आपको मिल जाएगी मात्र 150 रुपए में। फीस कैसे जमा करनी है आपको? जैसे एसएमएस करेंगे व्हाट्सएप पर, आपके पास एक क्यूआर कोड यानी स्कैनर भेजेंगे, उसी स्कैनर पर आपको अगर दोनों सेमेस्टर का जोड़ना है तो 150 रुपए फीस जमा करनी होगी और केवल एक सेमेस्टर का तो 100 रुपए फीस जमा करनी होगी। चाहो तो आप जो है थर्ड का अगर नहीं लेना है तो आप केवल फोर्थ का भी ज्वाइन कर सकते हैं। फोर्थ का भी ग्रुप बन चुका है, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। तो जिन बच्चों को फोर्थ का क्लास अभी मतलब ज्वाइन करना, एडमिशन करना है, वो एडमिशन करवा सकते हैं। अभी क्लास शुरू नहीं है, ग्रुप बन चुका है, बच्चे तमाम सारे जुड़ रहे हैं। जिनको केवल फोर्थ का जुड़ना है वो 100 रुपए फीस जमा कर देंगे। केवल थर्ड का जुड़ना तो भी 100 रुपए फीस लगेगा और आपको दोनों का जुड़ना है तो 200 रुपए ना लग करके 150 रुपए में ही हो जाएगा आपका काम। जिन बच्चों को जुड़ना है एसएमएस कर सकते हैं। ये फीस आप किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं, खुद भी जमा कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। तो भैया का प्रश्न रहा, भारत में ग्राम पंचायत की क्या भूमिका है? ग्राम पंचायत यानी जैसे गांव में प्रधानी वधानी हुई थी, का मतलब कुछ प्रधानी हुए वाली है गांव में। अपने परिचय,
भारत में ग्राम पंचायतें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सबसे निचली और महत्वपूर्ण इकाई है। 73वें संविधान संशोधन 1992 ने इन्हें संवैधानिक दर्जा दे करके ग्रामीण विकास का मुख्य आधार बना दिया है। और आप देखते हैं गांव का विकास जो होता है प्रधानी में बजट आता है, और प्रधान जो होते हैं वो गांव की सड़कें बनाना, गांव की नालियां बनाना सब कुछ करते हैं। ग्रामीण विकास, ग्राम पंचायतें गांव की सड़कों का निर्माण, ग्राम की जो नालियां होती हैं उनका निर्माण, साफ सफाई और प्रकाश यानी हर एक खंभे पर लाइट की व्यवस्था, ये सब करते हैं। एक कूड़ादान बनवा देते हैं, ये सब चीजें प्रधान का काम होता है गांव में। ठीक है, कुर्सी वगैरह लगवा देना, ये सब प्रधानी बजट में आता है। साफ सफाई और प्रकाश की व्यवस्था करती है। वे मनरेगा जैसी योजनाओं को लागू कर स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करती है। मनरेगा वाला जो होता है उसको लेकर के प्रधानी के अंडर में आता है, तो लोगों को रोजगार भी देते हैं। कौन? प्रधान के अंतर्गत होता है। लेकिन प्रधानी वर्धानी में क्या होता है आजकल, भैया जो मनरेगा वाला होता है उनसे करेंगे कि भाई ना कोई जनता काम करना चाहती है इतने कम पैसे में, ठीक है, रोजगार के लिए, और ना ही जो है सरकार प्रधान उनको पैसा पूरा देते हैं। क्या होता है मनरेगा वगैरह में, पहले गांव के कुछ लोगों का नाम मनरेगा में जोड़ देते थे, और उसके बाद क्या होता था, उसका पैसा जो है आपको 1000-1500 रुपए आपको मिल जाता था एक महीने का, और ही कम, या 3-4 महीने का जो भी होता था, और कुछ बाकी प्रधान अपने खाते में रख लेते थे। पहले होता था, अब क्या है, अब सब पारदर्शिता है, अब दिक्कत होती है तो आप नहीं कर सकते ऐसा, लेकिन कुछ भी इधर धांधली हो सकती है। आगे देखते हैं, सामाजिक न्याय। पंचायतें गांव के निर्बल वर्गों, खास करके एससी और एसटी और महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य करती हैं। महिलाओं को 33% आरक्षण मिलने से शासन में उनकी भागीदारी बढ़ी है। ठीक है, तो ये भी चीज है, यानी शासन में महिलाएं भी आगे बढ़ी हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना और टीकाकरण जैसे स्वास्थ्य कार्यक्रमों को गांव गांव तक पहुंचाना पंचायतों का मुख्य उत्तरदायित्व होता है। ये ग्राम प्रधान का काम होता है कि सब कुछ व्यवस्थित करें। ठीक है, तो अगर ग्राम प्रधान नहीं होते तो ये सब कहां तक मुमकिन हो पाता। तो ये गांव का प्रधान जो होता है गांव के हर लोगों को जानता है, तो हर चीजों को व्यवस्थित तरीके से कर सकता है। स्थानीय न्याय, छोटे मोटे झगड़ों का समाधान पंचायत स्तर पर ही हो जाता है, जिससे लोगों का समय और पैसा बचता है। जैसे कहीं पर झगड़ा हुआ तो प्रधान को बुला करके पंचायत हो जाती है और उसी में सब मामला निपटा लिया जाता है। ठीक है, निष्कर्षतः ग्राम पंचायतें वास्तव में जमीनी लोकतंत्र यानी कि जिसको कहते हैं ग्रास रूट डेमोक्रेसी का प्रतीक है, जो ग्रामीण जनता को शासन की मुख्य धारा से जोड़ती हैं। जैसे प्रधान जो होते हैं उन्हें दबोचे का बड़ा आपके लगे समय रहा था, जनता के लगे का रहा था, जनता प्रधान के घर जाना थी, प्रधान आगे पीछे फिर निकल थे, फिर 5 साल बाद यहाँ प्रधान खुद उठवा मांगा ऊपर थे प्रधान का, तो प्रधान जैसे आवत तैसे जनता जो उन्हें रगड़ शुरू कर देती कि भैया 5 साल तक कहाँ रहे हो, अभी तक कहाँ रहे हो। ठीक है, तो यह लिए प्रधान जो होते हैं दबक नहीं पहुंचते, प्रधान लुकाए नहीं पहुंचते, उन्हें फिर जनता के बीच में आवक रहा था, लेकिन जीते बदिये में अवतो नहीं है। और फिर जैसे आज प्रधानी होते तैसे 6 महीना पहले से शुरू कर देते हैं अपन काम करे का, तो क्या होता है जनता फिर पुरानी चीज भुलाई जाती है और वही 6 महीना वाला याद रहा था। ये चीज होता है जुगाड़ प्रधानी जीते गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय राजनीति में जाति के प्रभाव बताओ। जाति की वजह से भारतीय राजनीति में क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, भारत में राजनीति और जाति का संबंध अत्यंत गहरा है। ठीक है, विद्वानों का मानना है कि भारत में राजनीति केवल जाति का सहारा नहीं लेती, बल्कि जातियों का भी राजनीतिकरण हो गया है। जातियां भी राजनीति के हिसाब से ही सेट हो चुकी है, अब उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पार्टियां भी जाति के नाम पर, वोट भी, टिकट भी सब जाति के नाम पर मिलते हैं आजकल। उम्मीदवारों का चयन, राजनीतिक दल जो होते पॉलिटिकल पार्टी टिकट भी देती तो जाति के नाम पर देती है। राजनीतिक दल टिकट बांटते समय उस चुनाव क्षेत्र की जातिगत संरचना यानी कास्ट इक्वेशन को सबसे पहले देखता है। जो जातिगत समीकरण होता है उसको निकालता है कि भाई कितने जाति के लोग किस एरिया में हैं, किस विधानसभा लोकसभा में हैं, और जिस जाति का परसेंटेज ज्यादा होता है, वोट ज्यादा होता है, उम्मीदवार भी उसी जाति का चुना जाता है। ये पार्टियां डिसाइड करती हैं अधिकतर, आप देखते हैं एरिया में। इसके अलावा मतदान व्यवहार, चुनाव के समय मतदाता अक्सर विकास के बजाय अपनी जाति के उम्मीदवार को वोट देना पसंद करते हैं, जिससे जातिगत ध्रुवीकरण कहा जाता है। इससे क्या होता है, जातिगत ध्रुवीकरण हो जाता है, यानी कि जाति के नाम पर वोट दे दिया गया। जनता बेसिकली जाति के नाम पर वोट दे देती है। आजकल तो सोशल मीडिया के मामले में व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा और कहेंगे ये फलाने जाति के लोग तुमको मार खाएंगे, इनसे बच के रहना। अगर तुमको जो है अपने अपने करियर को बचाना, अपने बच्चों को सुरक्षित रखना है, तो आप जो है इस जाति के अपनी जाति के लोग जो खड़े उनको वोट देकर के जिताओ। तो ये चीजें क्या होती है आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। तो ऐसे में जाति जो होती है राजनीति को कहीं ना कहीं पे बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। जाति का राजनीतिकरण और राजनीति का जातिकरण हो चुका है।
मंत्रिमंडल का गठन भी जाति के आधार पर होता है। सरकार बनाते समय विभिन्न जातियों को प्रतिनिधि देना अनिवार्य हो जाता है ताकि सभी वर्गों को संतुष्ट रखा जा सके। इसीलिए अलग अलग जाति के मंत्रियों की नियुक्ति करी जाती ताकि हर एक जाति के लोग खुश रहे, ताकि जब वोट मांगने जाए तो बताया जाए कि भाई हाँ, आपकी जाति का भी एक व्यक्ति जो है मंत्री बनाया गया है। जाति आधारित दल। भारत में कई राजनीतिक दलों का उदय और अस्तित्व विशेष जातियों के समर्थन पर टिका हुआ है। ठीक है, ये बात ध्यान दें। निष्कर्षतया यद्यपि जातिवाद लोकतंत्र के लिए एक चुनौती है, लेकिन इसने पिछड़ी जातियों में राजनीतिक चेतना और अधिकारों के प्रति जागरूकता भी पैदा की है। जो पिछड़ी जातियां थी, जिनको जागरूकता नहीं मिली थी, जो एक प्रकार से डरते थे या जिनको अंदर तमाम प्रकार का भय किसी का मौजूद था, वो सब दूर हुआ है। ये सब इसी राजनीति की वजह से ही, क्योंकि हर जाति को वोट चाहिए और वोट लेने के लिए वो जो जो जाति के लोग पीछे हैं उनको आगे बढ़ाने का काम भी करते हैं। भारत को अर्धसंघीय राज्य क्यों कहा जाता है, बताएं। भारत एक अर्धसंघीय है, क्वासी फेडरल है। परिचय लिखेंगे, भारतीय संविधान में कहीं भी संघीय यानी फेडरल शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, बल्कि इसे राज्यों का संघ कहा गया है। भारत को क्या कहा गया है? अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है, क्या कहा गया? भारत का भाग 1, जो भारतीय संविधान का भाग 1 है, वो भारत का राज्य मतलब कि वो क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र, उसका यही उसका नाम है। और पहला अनुच्छेद क्या कहता है? पहला आर्टिकल कहता है, क्या कहता है बाबू? पहला आर्टिकल कहता है, क्या कहता है? कि भारत जो कि इंडिया है वो राज्यों का संघ होगा। तो भारत क्या है? राज्यों का संघ होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, भारत फेडरल देश नहीं, भारत राज्यों का संघ है। केसी हुयर नाम के एक विद्वान है, उन्होंने भारत को अर्धसंघीय यानी क्वासी फेडरल राज्य कहा कि उसमें जो है संघवाद और उनके दोनों के जो है चीजें मिलती है। इसका कारण यह है कि शक्तिशाली केंद्र है भारत में। संघीय व्यवस्था में राज्यों को स्वायत्तता होती है। संघीय व्यवस्था जो होती है, भारत जैसे राज्य, अमेरिका में जैसे राज्य को स्वतंत्रता मिलती है, लेकिन भारत में केंद्र के पास अधिक शक्तियां हैं। जैसे अवशिष्ट शक्तियां, यानी कि जो शक्तियां किसी भी सूची में शामिल नहीं है, ठीक है, वो सारी शक्तियां केंद्र के पास हैं। जैसे कि कुछ ऐसे 3 सूची होती है, एक है समवर्ती सूची, एक है राज्य सूची, एक है केंद्र सूची। तो केंद्र सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची पर राज्य सरकार, और आपकी समवर्ती सूची पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाती है। अच्छा, किसी मुद्दे पर मान लेते हैं कि केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार दोनों ने कानून बनाया, जैसे कि मान लेते हैं जैसे पुलिस राज्य सरकार का विषय, तो राज्य सरकार ही कानून बनाएगी। मिलिट्री केंद्र सरकार के अंडर है, केंद्र सूची का विषय, तो उस पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी। और शिक्षा जो राज्य सूची का विषय, जिस पर केंद्र भी कानून बना सकती है और राज्य भी कानून बना सकती है। ऐसे में मान लेते हैं कि कानून बनाया गया, तो किसका मान्य होगा? केंद्र का या राज्य का? तो केंद्र का मान्य होगा, यानी केंद्र पावरफुल है। और जो इन सभी सूचियों में शामिल विषय नहीं है, तीनों में, वो सारे के सारे विषय केंद्र के पास ऑटोमेटिक चले जाते हैं। उसी को अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास निहित होती हैं। इसका मतलब यह है कि ऐसी विषय जो किसी भी सूची में शामिल नहीं है, समवर्ती सूची में नहीं शामिल है, ना ही केंद्र सूची में, ना ही राज्य सूची में, ऐसे विषयों को अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं, जो कि केंद्र के पास निहित होती है। तो भारत में केंद्र पावरफुल है। ठीक है, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार जो होता है वो एक प्रकार से राज्यों को होता है, केंद्र सूची पर केंद्र सरकार को, और दोनों पर दोनों सरकारें बनाती हैं, लेकिन मान्य किसका होता है? केंद्र का मान्य होता है अगर चाहे तो। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल जो होता है केंद्र का एक प्रतिनिधि होता है, जो कि हर राज्य में रहता है। राज्यों के प्रशासन पर केंद्र का नियंत्रण बनाए रखने के लिए राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, अच्छा, राज्यपाल की कोई समय सीमा नहीं होती, ये बात भी ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति इसको बनाता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, जब तक राष्ट्रपति चाहता नहीं तब तक उसको हटाता नहीं है। एकल नागरिकता, जैसे अमेरिका जैसे संघों में दोहरी नागरिकता, यानी कि एक वहां की, जैसे आप अमेरिका में एक राज्य है कैलिफोर्निया, और अमेरिका एक देश है ही आपका, तो अमेरिका एक है और उसका क्या नाम है? कैलिफोर्निया राज्य। दोनों एक प्रकार से एक अमेरिका के अंतर्गत ही कैलिफोर्निया है, लेकिन वहां पर क्या कैलिफोर्निया के भी आप सदस्यता होगी आपकी, और आपको अमेरिका की सदस्यता भी होगी, दोनों नागरिकता आपके पास है। ठीक है, आप अमेरिका के भी नागरिक हैं और आप कैलिफोर्निया के भी नागरिक हैं। लेकिन भारत में क्या है? आप दोहरी नागरिकता है। भारत में कैसी? एकहरी है, और अमेरिका में दोहरी है। भारत में एकहरी कैसे है? क्योंकि आप उत्तर प्रदेश के नागरिक नहीं हैं। आप उत्तर प्रदेश के निवासी हो सकते हैं बेटा, आप उत्तर प्रदेश के नागरिक नहीं हो सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आप केवल और केवल भारत के ही नागरिक हैं। ठीक है, लेकिन भारत में केवल भारतीय नागरिकता है, जो एकात्मकता का लक्षण है।
तो भारत में संघात्मकता एकात्मकता दोनों प्रकार के गुण हैं, इसीलिए इसको क्वासी फेडरल कहते हैं। आपातकालीन प्रावधान भी आप देखते हैं। आपातकालीन संकट के समय केंद्र सरकार राज्यों की शक्तियों को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लेता है, ठीक है, जिससे संघ एकात्मक हो जाता है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि भारत का ढांचा तो संघीय है, शक्तियों का बंटवारा संघीय है, लेकिन इसकी आत्मा एकात्मक है, इसीलिए इसे हम अर्धसंघ कहना उचित समझेंगे, इसीलिए इसको अर्धसंघ कहा जाता है भारत को। बिल्कुल ठीक बात है, आपने लिख दिया। पांचवा क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है आपका, मतदान की विभिन्न प्रणालियों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। मतदान, वोट देने का जो प्रणाली है, क्या प्रणाली है? देखिए, परिचय, लोकतंत्र में जनता की इच्छा को सरकार तक पहुंचाने का माध्यम मतदान प्रणाली ही होती है। वोटिंग सिस्टम कहते हैं मतदान प्रणाली को अंग्रेजी में। विश्व में कई प्रकार की प्रणालियां प्रचलित हैं वोट डालने की। कई प्रणाली, पहली प्रणाली होती है आपकी पहले खंभ छूने वाली प्रणाली। पहले खंभा छूने वाली प्रणाली, जिसको आप कह सकते हैं FPTP, ठीक है। ठीक है, भारत में लोकसभा चुनाव इसी आधार पर होते हैं। इसमें जिस उम्मीदवार को अन्य उम्मीदवारों से एक भी वोट ज्यादा मिलता है उसे विजयी घोषित कर देते हैं। मान लेते हैं कि 2 सांसदीय का चुनाव हुआ, 2 व्यक्ति खड़े हुए, जैसे मान लेते हैं हमारे यहाँ से राजा भैया खड़े हुए थे, कीर्तिवर्धन सिंह राजा भैया और श्रेया वर्मा, ठीक है, श्रेया वर्मा खड़ी हुई थी। ये वर्मा इसलिए खड़ी की गई थी, बेनी प्रसाद वर्मा की तो नातिन थी ही, साथ ही साथ बेनी प्रसाद वर्मा एक बार जीते थे सांसदीय का चुनाव इधर से, ठीक है, कांग्रेस से थे, तो उनको खड़ा किया गया था किस लिए? ताकि जो है उनको, जो वर्मा बिरादरी है इधर लाबी में गोंडा वाला लोकसभा क्षेत्र में वर्मा थोड़ी ज्यादा पड़ेंगे, ठीक है, इसलिए कुछ वोट ज्यादा था वर्मा का, इसीलिए श्रेया वर्मा को खड़ा किया गया था। अच्छा, राजा भैया क्या है? राजा है मनकापुर के, ठीक है, गोंडा में मनकापुर वही के राजा है। अमीर आदमी, हेलीकॉप्टर इनके पास सब है। कीर्तिवर्धन सिंह नाम है, अभी डोनाल्ड ट्रम्प से हाथ मिला करके आए हैं, ये विदेश मंत्री भी हैं, हो चुके हैं तो राजा भैया, हमारे गोंडा के ये सांसद हैं। अब ये दोनों चुनाव लड़े थे। अब मान लेते हैं राजा भैया को मिला है 2000 वोट, ठीक है, 2000 वोट पाए राजा भैया, और श्रेया वर्मा जो है कितना पाई ही? 1999 वोट पाई गई। 1 वोट से राजा भैया जीत गई। राजा भैया विजयी कितने वोट से हो गए? 1 वोट से राजा भैया विजयी हो गए, और श्रेया वर्मा 1 वोट से हार गई। इसी को बोलते हैं FTTP नाम के प्रणाली वोट डालने की, जिसमें क्या होता है कि चुनाव की, जिसमें होता है कि एक भी वोट अगर ज्यादा पा गए व्यक्ति तो वो जीत जाता है, ठीक है, ये होता है आपका, उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है। और भले ही उसे कुल 50% वोट ना मिले हुए हो, लेकिन अगर वोट वो ज्यादा पाता है तो जीत जाता है। आगे देखिए, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, इसमें किसी दल को उतनी ही सीटें मिलती हैं जितने प्रतिशत उसे वोट प्राप्त होते हैं, परसेंटेज के आधार पर होता है। यह अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए बेहतर मानी जाती है, ये वाली प्रणाली, क्योंकि अल्पसंख्यकों के लिए यही वोट होता है, वो डालने का वो होना चाहिए, क्योंकि वैसे तो क्या होगा, बहुसंख्यक हमेशा जीतता रहेगा, अल्पसंख्यक नहीं जीत पाएगा। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या होती है? भारत में राष्ट्रपति का चुनाव और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो होता है इसी विधि से होता है। इसमें मतदाता अपनी पसंद के अनुसार उम्मीदवारों को वरीयता देते हैं और इस तरीके से कई लेयर में चुनाव होता है। सूची प्रणाली, इसमें मतदाता किसी व्यक्ति को नहीं बल्कि राजनीतिक दल की सूची को वोट देते हैं, और इस तरीके से कई प्रणालियां हैं। निष्कर्षतः प्रत्येक प्रणाली में के अपने गुण होते हैं, अपने दोष भी होते हैं। भारत ने अपनी विविधता और साक्षरता स्तर को देखते हुए FPTP नाम की जो प्रणाली, पहली प्रणाली है, उसको अपनाया है, ताकि चुनाव प्रक्रिया सरल बनाई रहे और जो जनता को पता चले कि भाई वोट हमने दिया तो किस तरीके से जीते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की बात करते हैं। पहला आपका छठा प्रश्न आपका आ चुका है। प्रश्न आप देखें, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन आपका आ चुका है, ठीक है। प्रश्न क्या दिया हुआ बाबू? प्रश्न आपका दिया हुआ है, लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए, लोकतंत्र की सफलता हेतु आवश्यक परिस्थितियों की व्याख्या कीजिए। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, आधुनिक युग की सबसे लोकप्रिय शासन प्रणाली है लोकतंत्र। यह संस्कृत के लोक यानी जनता तथा तंत्र यानी कि शासन से मिलकर के बनी है, जिसका अर्थ होता है जनता का शासन। लोकतंत्र की परिभाषा अब्राहम लिंकन कहते हैं कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन होता है। जॉर्ज सीले कहते हैं कि लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का एक भाग होता है, यानी हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ शासन में भाग होता है, उसको हम लोकतंत्र कहते हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे।
तो लोकतंत्र जो होता है जनता के द्वारा किया गया शासन होता है। लोकतंत्र की सफलता है तो आवश्यक परिस्थितियों की बात की जाए, लिखेंगे लोकतंत्र केवल चुनाव कराने तक सीमित नहीं है, इसकी सफलता के लिए निम्नलिखित शर्तें अनिवार्य होती हैं। जैसे कि पहली शर्त शिक्षित नागरिकता। लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि नागरिकों का शिक्षित होना। नागरिक पढ़े लिखे होंगे, जागरूक होंगे, तभी जो है चीजें आगे बढ़ेंगी। शिक्षित नागरिक ही अपने अधिकारों और अपने कर्तव्यों को समझ सकते हैं और सही प्रतिनिधि का चुनाव तभी वो कर पाएंगे जब वो शिक्षित होंगे, नहीं तो ऐसे जाति के नाम पर और 10,000 5,000 पर वोट देते रहेंगे। दूसरी बात आर्थिक समानता। अत्यधिक गरीबी और अमीरी के बीच की खाई लोकतंत्र के लिए खतरा है। जब तक लोगों की बुनियादी जरूरतें जैसे कि भोजन, रोटी, कपड़ा और मकान की पूरी नहीं हो जाती, तब तक वे वोट की कीमत नहीं समझेंगे। क्योंकि जब तक उनको एक प्रकार से जैसे भाई उसके पास खाने के लिए भोजन नहीं है, वोट डालने की थोड़ी सोचेगा वो तो अपना भोजन पहले देखेगा, तो उसकी सारी जरूरतें पूरी होंगी तब वो वोट डालने के लिए सोचेगा। तो आर्थिक समानता होनी चाहिए। तीसरी बात है स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रेस। प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। एक स्वतंत्र प्रेस सरकार की कमियों को उजागर करती है और जनता तक सही जानकारी पहुंचाती है। इसीलिए स्वतंत्र प्रेस की जरूरत होती है। न्यूज मीडिया जो एकदम स्वतंत्र होनी चाहिए, किसी पार्टी के दबाव में आकर के जो है इनको एंकरिंग नहीं करनी चाहिए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। यदि न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा नहीं हो पाएगी। यानी सुप्रीम कोर्ट किसी पार्टी के दबाव में आकर के फैसला ना ले। निष्पक्ष अदालतें ही सरकार की तानाशाही को रोक पाती हैं। सरकार मनमाना नहीं कर पाती, क्योंकि जब वो न्यायपालिका उनको फटकार लगाती है तभी ऐसा हो पाता है। पांचवी बात सामाजिक न्याय और समानता। लोकतंत्र को हम कैसे बता सकते हैं? सामाजिक न्याय दिलवा करके और समानता। समाज में जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 ये बात कहता है कि समाज में जाति, धर्म या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। लोकतंत्र का प्राथमिक सत्य यही है। लोकतंत्र तभी अच्छा रहेगा जब ये चीजें उनको मिलती रहेंगी। इसके अलावा सहनशीलता और नैतिक मूल्य। लोकतंत्र में विरोधियों के विचारों का सम्मान करना और कानून का पालन करना यह जरूरी होता है। अगर सहनशीलता और नैतिक मूल्य का पालन होगा तो लोकतंत्र बचा रहेगा, लोकतंत्र आगे बढ़ेगा। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र केवल एक सरकार नहीं बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। जब समाज जागरूक, आर्थिक रूप से सुदृढ़ और नैतिक रूप से ऊंचा होगा तभी लोकतंत्र वास्तव में सफल हो पाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। दूसरा प्रश्न है आपका राजनीतिक दल और दबाव समूह से आप क्या समझते हैं? दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। बढ़िया प्रश्न है। देखिए भैया, परिचय लिखिए। किसी भी देश की राजनीतिक प्रक्रिया में राजनीतिक दल यानी पॉलिटिकल पार्टी और प्रेशर ग्रुप यानी दबाव समूह दो महत्वपूर्ण कड़ियां होती हैं। जहां राजनीतिक दल सीधे तौर पर सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, राजनीतिक दल सरकार में भाग लेते हैं, चुनाव में भाग लेते हैं, जबकि दबाव समूह जो होता है ये बाहर से नीतियों को प्रभावित करता है। ये राजनीति में भाग नहीं लेता, सरकार बनाने में भाग नहीं लेता है, लेकिन ये वोट दे सकता है। ये सरकार बनवाने के लिए नहीं होता है, ये अपने हितों के लिए, अपने और अपने लोगों के हित के लिए ये आंदोलन करते रहते हैं और राजनीति को प्रभावित करते हैं। राजनीति में भाग नहीं लेते लेकिन राजनीति को प्रभावित खूब करते हैं। दबाव समूह उन्हीं को कहते हैं। राजनीतिक दल क्या है? पॉलिटिकल पार्टीज लिखेंगे। या उन लोगों का समूह होता है पॉलिटिकल पार्टी जो समान विचारधारा रखते हैं और संवैधानिक तरीकों से चुनाव लड़ करके सत्ता को प्राप्त करते हैं, सरकार को बनाते हैं। जैसे कि भाजपा, जैसे कि कांग्रेस, ये सब एक पॉलिटिकल पार्टी है, राजनीतिक दल है। इनका उद्देश्य सरकार बनाना और नीतियों को लागू करना होता है। ठीक है, ये सब किसका काम होता है? ये राजनीतिक दल का काम होता है। अच्छा, दबाव समूह का हुआ एक देखो। दबाव समूह, दबाव यानी प्रेशर बनाने वाला ग्रुप। दबाव समूह ऐसे लोगों का संगठन होता है जो अपने सदस्यों के विशेष हितों के लिए, जैसे कि व्यापार को लेकर के व्यापार का संगठन होता है तो व्यापार को अच्छा करने के लिए, खेती वाला किसान खेती के लिए, श्रम करने वाला श्रमिक अपने लिए, सबका अपना अपना संगठन होता है और वह संगठन राजनीति को प्रभावित करते हैं। इनकी रक्षा के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं अपने हितों की रक्षा के लिए। ये चुनाव नहीं लड़ते बल्कि सरकार की नीतियों को अपने पक्ष में बदलने का कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। जैसे कि भारतीय किसान यूनियन BKU, जैसे कि FICCI, ये सब ऐसे संगठन हैं जैसे कि
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, आरएसएस, ये सब दबाव समूह होते हैं जो कि अपने हितों की साधने के लिए ये जो है राजनीति को प्रभावित करते हैं। राजनीति में भाग ना लेकर के भी राजनीति को काफी हद तक प्रभावित करते हैं लोग। दोनों में अंतर लिखिए, पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप में क्या डिफरेंस है। पहला अंतर सत्ता प्राप्ति को लेकर के, राजनीतिक दल का मुख्य लक्ष्य सत्ता को प्राप्त करना होता है, ठीक है, जबकि दबाव समूह सत्ता प्राप्त नहीं करना चाहते, वे केवल सरकार को प्रभावित करना चाहते हैं और अपने हितों को साधना चाहते हैं। दूसरा है चुनाव लड़ना, अंतर है चुनाव लड़ने को लेकर के, राजनीतिक दल चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं जबकि दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते, वो केवल उन उम्मीदवारों का समर्थन करते हैं जो उनके हितों की बात करते हैं, ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज का समर्थन करते हैं, ऐसे नेता मंत्री का सपोर्ट करते हैं जो कि उनके हितों को साधने के लिए बात करते हैं। तीसरा अंतर है विचारधारा को लेकर के और हित को लेकर के। देखिए राजनीतिक दल जो होते हैं उनकी विचारधारा राष्ट्रीय और व्यापक होती है, बड़ी होती है, दूरदर्शी होती है, जबकि दबाव समूहों का कार्य क्षेत्र सीमित होता है, अपने ही क्षेत्र के हित को साधने के लिए आंदोलन करते हैं, अपने विशेष हितों जैसे केवल किसानों का हित या मजदूर संगठनों के मजदूरों का हित साधते हैं, उसमें उनको नहीं मतलब कि दूसरों का इससे हित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनसे उनका हित होना चाहिए, ठीक है, तो अपने हित के लिए वो इकट्ठा होते हैं और चीजों को करते हैं। चौथा होता है आपका सदस्यता में भी अंतर होता है इन दोनों, इन सभी में, ठीक है। यानी कि अगर आप देखेंगे सदस्यता, इसमें अंतर क्या है, एक व्यक्ति एक समय में एक ही राजनीतिक दल का सदस्य हो सकता है, लेकिन क्या होता है प्रेशर ग्रुप जो होता है दबाव समूह में क्या होता है, एक साथ कई दबाव समूहों का सदस्य व्यक्ति बन सकता है, एक ही व्यक्ति कई दबाव समूहों का जो है सदस्य हो सकता है, जबकि राजनीतिक दल में क्या होता है पॉलिटिकल पार्टी से कोई व्यक्ति भाजपा का है तो भाजपा का ही रहेगा, वो कांग्रेस का नहीं बनेगा। एक समय में वो कांग्रेस का बन सकता है बाद में, लेकिन एक समय में उसी समय भाजपा और उसी समय वो जो है कांग्रेस का नहीं हो सकता, दोनों को अलग अलग उसको रखना पड़ेगा, यानी कि दोनों की सदस्यता अलग अलग। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल और दबाव समूह लोकतंत्र के पहिए हैं, राजनीतिक दल शासन चलाते हैं जबकि दबाव समूह शासन को निरंकुश होने से रोकते हैं, ठीक है। यानी ऐसा समझ लीजिए कि जो पहिया है वो आपका राजनीतिक दल है और जो उसपे ब्रेक लगती है वो ब्रेक है कौन सी, या हैंडल जो है वो आपका क्या है दबाव समूह होता है, जो मुड़ाता है कि भाई किस दिशा में जाना, दोनों से रोकते हैं और जनता के हितों की आवाज भी उठाते कौन, दबाव समूह होते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप तमाम सारी चीजों को समझ पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, 8वां प्रश्न है 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज की विभिन्न उपलब्धियों का परीक्षण कीजिए। देखिए 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 से 93 में। 73वें संविधान संशोधन ने भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देकर के ग्रामीण स्वशासन की एक नई युग की शुरुआत करी थी। इसका मुख्य उद्देश्य था कि सत्ता का विकेंद्रीकरण करना, सत्ता को गांव-गांव तक पहुंचाना। 73वां संविधान संशोधन के बाद प्रमुख उपलब्धियों की अगर बात की जाए तो पहली उपलब्धि लिखेंगे, महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है। इस संशोधन ने पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 यानी 33% आरक्षण सुनिश्चित किया है गांव में। इससे लाखों महिलाएं घर की दहलीज लांघ करके राजनीति में आई हैं और नेतृत्व की क्षमता का विकास हुआ है। महिलाएं चुनाव जीती हैं और वो आगे काम की हैं। दूसरी बात है हाशिए के वर्गों की भागीदारी। ऐसे लोग जो कि राजनीति से बिल्कुल विलुप्त हो रहे थे, SC ST कैटेगरी के वर्ग के लोग, उनको जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलने से समाज के दबे कुचले वर्गों की शासन में भागीदारी जो है वो बढ़ी है, हिस्सेदारी बढ़ी है। अभी अपने अधिकारों के लिए स्वयं आवाज उठाते हैं SC ST लोग और अपनी बात करते हैं। तीसरी बात, ग्रामीण ढांचे का विकास हुआ है सत्ता के विकेंद्रीकरण के आ जाने से, 73वें संविधान संशोधन के हो जाने से। ग्राम पंचायतों को अब सीधे केंद्र और राज्य से धन मिलता है। इससे गांवों को सड़कों, नालियों, स्कूलों और स्वच्छता के कार्यों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। आप देखेंगे कि गांव में चीजें बढ़िया तरीके से व्यवस्थित हुई हैं। चौथी बात है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ग्राम सभा के माध्यम से गांव का प्रत्येक नागरिक विकास कार्यों की निगरानी कर सकता है। इसने प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाई है। पांचवी बात है राजनीतिक चेतना। पंचायतों ने ग्रामीण स्तर पर नए नेतृत्व को जन्म दिया है। लोग अब राजनीतिक प्रक्रियाओं और सरकारी योजनाओं जैसे मनरेगा के प्रति अधिक जागरूक हो पाए हैं, जब जो है गांव-गांव तक चीजें पहुंची हैं। पहले क्या होता था कि भाई मोदी जी मतलब कि वहां से केंद्र से आ गया शासन व्यवस्था, कोई नियम लागू हो गया, गांव तक पहुंचा ही नहीं। अब क्या है कि गांव-गांव तक प्रधान है तो गांव प्रधान जो होता है उनका ये जिम्मेदारी होती है कि सब करें। चुनौतियां, उपलब्धियों के बावजूद पति सरपंच की प्रथा, धन की कमी
और नौकरशाही का हस्तक्षेप, आज भी कुछ बाधाएं हैं। यानी इसे मानते महिलाओं को खड़ा कर देते चुनाव लड़ने के लिए, भाई महिलाएं हैं, प्रधान महिला है, लेकिन उसका काम कार्यभार कौन देखता है? उनका पति ही देखता है, ठीक है। SC ST में प्रधानी खड़ा कर दिया और कौन देख रहा है? कोई दूसरा देख रहा है व्यक्ति। तो तमाम सारी चीजें होती हैं। निष्कर्षतया 73वें संविधान संशोधन ने लोकतंत्र को दिल्ली और लखनऊ के कमरों से निकाल करके गांव की चौपाल तक पहुंचा दिया है। यह भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि जो बात दिल्ली की संसद भवन में जो बात की जाती थी, जो बात लखनऊ के विधानसभा भवन में की जाती थी, वह बात अब गांव गांव तक सीमित हो चुकी है। जनता के हर घर घर तक बात हो चुकी है। हर गांव में एक प्रकार से एक लखनऊ और हर गांव में एक प्रकार से नई दिल्ली जैसा संसद भवन जो है आजकल बन चुका है, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बात आप ध्यान रखेंगे क्योंकि इसके बाद जो है थोड़ी चीजें दिक्कत हो जाएगी। धर्मनिरपेक्षता, तो ये प्रश्न आपके लिए मैंने और भी रखे हैं, PDF में सब मिल जाएंगे आपको, PDF प्राप्त कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जिनको भी जो है क्या नाम है ज्वाइन होना है 99 84 039 139 पर SMS करके PDF प्राप्त कर सकते हैं सभी सब्जेक्ट का, और 4th सेमेस्टर का भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आपके सेमेस्टर, अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। 3rd + 4th सेमेस्टर की क्लास आपकी मात्र 150 रुपए में इस समय ऑफर में चल रही है। और केवल अगर आपको 3rd सेमेस्टर का ज्वाइन करना है तो केवल 3rd सेमेस्टर का PDF के लिए मात्र 100 रुपए फीस है, ठीक है। लाइव क्लास, PDF नोट सब, चूंकि 6 महीने तक से क्लास चल रही है आपकी, वो सब आपको मिलेगा PDF नोट सभी का, ठीक है। इसके अलावा केवल 4th सेमेस्टर का ज्वाइन करना है तो भी 100 रुपए फीस है, क्योंकि नाम शुरू हो चुका, लिखा एडमिशन शुरू हो चुका है, ग्रुप बन चुका, ग्रुप में आपको जोड़ा जा रहा है। जिनको भी जुड़ना है अभी से जुड़ सकते हैं। लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर, PDF नोट्स के लिए 4th सेमेस्टर के लिए 6 महीने तक की क्लास आपकी चलेगी केवल 100 रुपए में, ठीक है। लेकिन अगर जो चाहते हैं कि 3rd सेमेस्टर गुरुजी मिल जाए, 3rd का भी मिल जाए और 4th का भी मिल जाए, तो 150 रुपए फीस है। कैसे जमा करनी है? जैसे आप SMS करेंगे WhatsApp पर, इतना सारा आपके पास एक QR कोड स्कैनर भेजा जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपए एक सेमेस्टर के लिए, और दोनों सेमेस्टर का एक साथ लेंगे तो 150 रुपए फीस आपकी लगेगी। ये बात आप ध्यान रखिए। और इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, लाइव क्लास के लिंक, वीडियो लेक्चर, PDF नोट सब कुछ आपको मिल जाएगा मात्र इसी 150 रुपए में सभी सब्जेक्ट का। तो मैं, और ये फीस आप किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं, बात आप ध्यान रखिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमें बनाए रखिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। 99 84 039 139 ये आपका जो है नया नंबर है WhatsApp का, ठीक है। इस पर आप SMS कर दीजिएगा और 4th सेमेस्टर का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। 3rd सेमेस्टर का ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही बारीकी से चीजें आपको मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सभी विश्वविद्यालय के बच्चे जुड़ सकते हैं, ठीक है।